Today's topic is the Newton's first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले मैंने आप लोगों को इनर्शिया बताया था. एक्चुअल में जो इनर्शिया होता है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. ठीक है, फिर भी इसको एक अलग स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं. इनर्शिया क्या था कि अगर कोई बॉडी, इनर्शिया एक्चुअल में है क्या? इनर्शिया इज ए इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, with the same speed and in the same direction, until or unless we apply an unbalanced external force on it to change the state. जब तक उस पे हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके मोशन को चेंज करने की कोशिश ना करें तब तक बॉडी अपने स्टेट में बनी रहेगी. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है. ठीक है, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं. इट स्टेट्स दैट an object at rest tends to stay at rest and an object in motion tends to stay in motion with same speed and in the same direction. In the same direction. Unless an external unbalanced force is applied to change the state of rest or motion. स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं. तो ये आपका स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का. ठीक है, अब जो दूसरी टॉपिक है उस पे आते हैं. जो सेकेंड टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम. एक्चुअली हमें जानना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि उसमें मोमेंटम का यूज होने वाला है. ठीक है, तो हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं. लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. चलिए देखिए, बताता हूं कि लीनियर मोमेंटम है क्या. द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity
is called linear momentum. ठीक है, product of mass and velocity is called the linear momentum. That is p vector is equal to m vector into v vector. मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के अलोंग होगा. ठीक है, ऐसा यूनिट. मास का हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड. और न्यूटन सेकंड भी इसकी यूनिट होती है. न्यूटन सेकंड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये बातें हो गई मोमेंटम के बारे में. अब कुछ केसेस इसमें डिस्कस कर लेते हैं. कुछ केस हैं, सिंपल केसेस हैं, उनको डिस्कस किया जाए. केस 1. इफ फॉर टू बॉडीज of different mass m1 is greater than m2, मैंने मान लिया, are moving with same velocity. v. then ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, रेशियो हम निकालना चाहते हैं p1 by p2. p1 क्या होगा, m1 इंटू v. p2 क्या होगा, m2 इंटू v. v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 by m2. this implies that as m1 is greater than m2, it implying p1 is greater than p2. इसका ये मतलब है heavier body will have large momentum. ठीक है, when they are moving with same velocity. ठीक है, तो ये केस 1 हुआ. अब केस 2 को डिस्कस किया जाए. केस 2, यहां पे हम ये मानते हैं कि दो बॉडीज हैं. ठीक है, उनका मास सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है. इफ, अब मैं इसको सिंबलिकल फॉर्म में लिखूंगा, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, बट v1 इज ग्रेटर देन v2. तो इस केस में क्या मिलेगा, p1 by p2 इक्वल टू mv1 अपॉन mv2 इक्वल टू v1 by v2. as v1 is greater than v2, it implying
P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर दो बॉडीज हैं जिनका मास सेम है, तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब मैं इस स्टेटमेंट को लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना। केस 3, थर्ड केस में देखा जाए। इफ two bodies m1 m2 having velocities v1 and v2, but their momentum is same। मतलब दो बॉडीज हैं, वो उनका मास अलग अलग है, वेलोसिटीज अलग अलग हैं, लेकिन मोमेंटम सेम है। दैट इज P1 इक्वल टू P2। P1 क्या होगा? M1 V1 M2 V2। This implying that M1 by M2 is equal to V2 by V1। ठीक है, एस मान लिया चलिए कि M1 इज हैवियर देन M2। अगर M1 हैवी होगा तो अगर M1 यहां पर बड़ा है इस फ्रैक्शन में, तो यहां पर V2 बड़ा होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट V2 इज ग्रेटर देन V1। ये शो कर रहा है कि हैवियर बॉडी विल हैव स्मॉल वेलोसिटी। जो बॉडी हैवी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्मॉल होगी। एंड लाइटर बॉडी will have greater velocity। ठीक है, मतलब कि अगर दो बॉडीज का जिनका मास अलग अलग है, अगर उनका मोमेंटम सेम है, तो इसका ये मतलब है कि हैवी वाले का वेलोसिटी कम होगी और लाइट वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आखिर इसी के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा है मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता रहा हूं यहां पर। मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू V। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद भी हो गया आप लोगों को। ठीक, इसके बाद
Suppose that there's a two bodies. Of different masses. मास अलग अलग नहीं लेते हैं, बॉडी एक ही ले लेते हैं, ठीक है। बॉडी एक ही है, एम मास की, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है और इसकी अलग अलग बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। जैसे ये बॉडी जो है इनिशियली इसकी वेलोसिटी यू थी और हम लोगों ने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बदल करके वी हो गई, फास्ट हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिए, फास्ट हो गया। तो पहले मोमेंटम क्या था इसका, P1, वो क्या होगा m इंटू यू। बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा P2, वो हो जाएगा m इंटू वी। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इसका मोमेंटम चेंज हो गया। अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल पी इक्वल टू P2 माइनस P1। डेल पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो P2 की वैल्यू क्या है m इंटू वी, P1 की वैल्यू क्या है m इंटू यू। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, m कॉमन ले लें, v माइनस यू, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस डेल पी अपॉन डेल टी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो डेल पी की जगह क्या होता है v माइनस यू और डेल टी की जगह पर डेल, ठीक है। इस वैल्यू को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये बातें मैंने पहले आपको बता दी। अब चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum अब आपको समझ में आया होगा मैंने पहले क्यों बताया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब किसकी बात कर रहा है, डेल पी अपॉन डेल टी की, is directly proportional to applied force and this change, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, and this change take place in the direction of force, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यहां जो फोर्स F हमने अप्लाई किया, यहां देखो इसी एग्जांपल को मैंने लिया एक्चुअल में, यहां जो फोर्स F हमने अप्लाई किया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। दैट इज
एफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल पी बाई डेल टी। देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये बात यहां पर आपको दिखाई दे रही है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहां पे कांस्टेंट है के। ठीक है, के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू पुट कर दी जाए, क्या होगा? एम वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन डेल टी। ये v वेक्टर माइनस u वेक्टर है क्या? चेंज इन द वेलोसिटी है क्या? तो हो जाएगा डेल v अपॉन डेल टी, या डायरेक्टली भी आप उसको एक्सेलरेशन समझ सकते हैं। और चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेल v अपॉन डेल टी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक चीज और मैं इसके लगे हाथ यही बता दूं, k इक्वल टू 1 इन SI यूनिट। SI यूनिट में k की जो वैल्यू होती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो k है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? F वेक्टर इक्वल टू m इंटू a वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा F इक्वल टू एम ए। इसको भी हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक अलग फॉर्म बोलते हैं। एक फॉर्म तो ये है यहां वाला, ठीक है, और एक फॉर्म कौन सा है? नीचे वाला है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक चीज और भी मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको जरा सी नॉलेज हो डिफरेंशिएशन की, ठीक है, एक्चुअल में बायोलॉजी स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, बट उन्होंने क्लास 10 तक उसी मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर पाए होंगे, लेकिन वो क्लास 11th में आते ही सोच लेते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती। ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन देखिए, अगर जरा सा अगर आप याद करिए मैथमेटिक्स को, देखिए ये कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हो एफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो डेल है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है डी में डिफरेंशिएशन में, तो dp बाई dt हो जाएगा। इसकी भी वही मीनिंग है जो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 की मीनिंग है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट k, dp वेक्टर बाई dt। ये मैं अलग से बता रहा हूं डिफरेंशिएशन के थ्रू। के डी की वैल्यू, p की वैल्यू क्या होती है? m इंटू वी वेक्टर बाई dt। क्योंकि m क्या है? कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आ जाएगा। और dv बाई dt को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन a बोलते हैं। ठीक है, k की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, जैसा मैंने बताया SI यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है, और dv बाई dt की वैल्यू क्या होती है? a, एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पे a पुट कर देंगे। तो सेम रिलेशन हम लोग इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसका यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे बायोलॉजी के हैं बिल्कुल ना सोचें कि उनको मैथमेटिक्स नहीं आती है।
ठीक है, उनको आती है, बस वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा समझ लिए हैं कि मुझे नहीं आती। वो जैसे था ना, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, वैसा ही है, उनको भी शक्तियों का भी एहसास है नहीं। ठीक है, तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।